हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12th में बच्चों जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर 8 में एमपी बोर्ड में मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आज ये वीडियो आपको दे रहा हूँ तो कुछ बच्चे सोचेंगे ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। बहुत बड़ी भूल करते हो बच्चों, आप सोचते हो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो मुझे थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। आपका जो थ्योरी पोर्शन है वहाँ से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। अभी मैं जैसे यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, है ना। 8-9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब 8-9 क्वेश्चन में आपके 8-9 ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे बच्चों। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से ये उम्मीद रहता है कि आप लोग सभी कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा दो इस चैप्टर से। ऐसा नहीं है। आप अभी इसे 2-2 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, अदर स्टेट में एक 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसके पहले एमपी बोर्ड में पूछा जाता था, लेकिन इस साल एमपी बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनना है। तो भी बच्चे प्लीज आप लोग 2 नंबर को 1 नंबर में समझकर पढ़ो, यहां से ऑब्जेक्टिव आपको सीखने को मिलेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, रडार प्रणाली में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखोगे सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, रडार प्रणाली में किस प्रकार के तरंगों या किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन बन रहा है, रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। तरंगदैर्घ्य बहुत कम होने का मतलब ये होता है, जैसे सुरंग गर्त के रूप में चलती है तो सुरंग और गर्त की बीच की जो दूरी है वो कम है, इसलिए तरंगदैर्घ्य कम है। सिंपल है। तरंगदैर्घ्य एक प्रकार से कुछ परिभाषा ऐसे भी मिलती है बच्चों कि एक बार एक पूर्ण चक्र करने में जितना अधिकतम उसका दूरी होता है वो उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। हम लोग एक सिंपल परिभाषा समझते हैं, 2 सुरंग या 2 गर्तों के बीच की दूरी। तो यदि ये कम है, इसका मान कम है तो ये अत्यंत पास होगा, ठीक है। अतः ये तरंगे विवर्तित नहीं हो पाती, अत्यंत पास, इनके मतलब ये जो कंपन का एक प्रकार से क्रम है, तो इनका सुरंग गर्त अत्यंत पास होता है, विवर्तित नहीं होती, मतलब कहीं भी टकराकर मुड़ने की कोशिश नहीं करती, और बिना फैलाव के संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तरंगों को संकीर्ण किरण पुंज के रूप में किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। सिंपल है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है भाई, रडार प्रणाली में क्या है, तरंगों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ठीक है। तो अब यदि वो एकदम संकीर्ण नहीं जाएगा, कहीं पर टकरा कर मुड़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, वो तरंग काम में नहीं आएगा। हमें मान लीजिए वायुमंडल में भेजना है, रडार प्रणाली में ऐसे ही चलता है, वायुमंडल के माध्यम से हम तरंगों को भेजते हैं। तो हम जब वायुमंडल में तरंग भेजते हैं तो हमारा जो तरंग है संकीर्ण होना चाहिए, एकदम संकीर्ण और सीधा जा सके, जिस दिशा में भेजे उसी दिशा में जाए। पता चला किसी छोटे से वस्तु टकरा कर मुड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा सूक्ष्म तरंग है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है और बिना फैलाव के ये दूर तक जा सकता है। इस कारण से हम रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका आज के लिए, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्यों। देखो ऑब्जेक्टिव भी ऐसे बनते हैं यहाँ से कि कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं अभी जब चैप्टर करा रहा था, एक ही चैप्टर में इन तरंगों को पूरा 7 तरंग पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो बच्चों मैंने बताया था अवरक्त तरंगों का प्रयोग धुएं, धुंध, कोहरा। अब धुआं भी आ जाए तो फिर किन का प्रयोग करेंगे हम, अवरक्त तरंग, धुंध, कोहरा। इन स्थिति में हम अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वही साहब इनका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इन तरंगों का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, फैलाव नहीं होता है, तेजी गति से दूर तक जा सकते हैं। अब देखो फैलाव किसका कम होगा, इसके पीछे तरंगदैर्घ्य का एक लॉजिक है। तरंगदैर्घ्य अधिक है मतलब इस प्रकार से सीधा, यानी 2 सुरंगों के बीच की दूरी है। अभी हमने कहा तरंगदैर्घ्य कम था सूक्ष्म तरंग, तो ये एकदम पास था, लेकिन ये बिल्कुल संकीर्ण है, एकदम तीव्रता के साथ चलेगा बच्चों, है ना। तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक है मतलब ये इस प्रकार से चलेंगी, कुछ सिंपल है। तो ये कहीं पे प्रकीर्णित नहीं होते हैं, फैलाव नहीं होता है, इसलिए भाई साहब इनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकाश है, यदि वो फैल जाएगा तो उसे हम दूर तक उस प्रकाश के माध्यम से नहीं देख सकते। अब कोहरा है, यदि किसी प्रकाश को हम यदि जलाएं वहीं पे वो फैल जाए तो फिर किसी काम का नहीं। कोहरा में क्या होता है, दूर तक दिखे। जब आप लोग देखते हैं अभी ठंडी का मौसम ही चल रहा है, अभी सुबह का जो माहौल होता है वो कोहरा युक्त होता है।
अभी बच्चे जब कोचिंग आते हैं बोलते सर अंधेला रहता है, समझ में नहीं आता आगे क्या है, मतलब 1 मीटर 2 मीटर के आगे समझ में नहीं आता कि क्या आने वाला है। कुछ जगह तो भाई बहुत ज़्यादा इस कोहरे के कारण, धुंध धुआं के कारण कोहरा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो मतलब लाइट होती है वो भी पार नहीं कर पाता, वो फैल जाता है। इसलिए भाई हम इन तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बिना फैलाव के आगे तक जा सके। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का धीमा प्रकाश रखा जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग के फोटॉन की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, अतः लाल रंग का धीमा प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती है। भाई फोटोग्राफिक प्लेट में हम यदि ज़्यादा मात्रा में यदि विकिरण युक्त हम प्रकाश का प्रयोग कर लेंगे तो फिर वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेगा। लाल रंग में फोटॉन की ऊर्जा कम होती है, इस कारण से इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, पराबैंगनी तरंगों को, अब देखो यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि फोटोग्राफिक अंधेरे कमरे में किस प्रकार के हम प्रकाश का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के रंग के प्रकाश का प्रयोग करें, तो लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों? क्वार्टज के बनाए जाते हैं, कारण क्या है? तो भाई जो कांच होता है वो पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, जबकि जो क्वार्टज होता है वो पराबैंगनी तरंगों को उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए लैंपों के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं। ये तो इस प्रकार से है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोला गया कि बेटा जा करके 1 पाव मीठा ले आना। अब ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे कि वो जो मीठा का आदी ना हो, पता चला हमने राखी बांधने के लिए अपने भैया के लिए मीठा मंगाए हैं और उस व्यक्ति को बोले जिसको मीठा देखते ही मुख में पानी आ जाए, लाल टपकने लग जाए, तो 1 पाव मीठा और रास्ते में ही खा जाए। तो भाई साहब इसीलिए यहां बहाना है कि हम क्वार्टज का प्रयोग, देखो कांच पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, तो भाई कांच का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्वार्टज का ही प्रयोग करेंगे ताकि वो पराबैंगनी तरंगों को उत्सर्जित ना करे। यानी जो वैद्युत लैंप बनाया जाता है पराबैंगनी तरंग से, यानी भाई पराबैंगनी तरंगों के माध्यम से यहाँ से लाइट उत्सर्जित करेंगे। लैंप में यही तो होता है, लैंप में अंदर पराबैंगनी तरंगें होती है। तो बच्चों हम कांच का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कांच क्या करेगा, इन तरंगों को अवशोषित करेगा, वहीं पे जो क्वार्टज होता है वो नहीं करता। अब ऐसे ही हम बताए ना कि भाई साहब मिठाई लेने उसी व्यक्ति को भेजेंगे जो मिठाई ना खाए, अन्यथा तो फिर काम का नहीं होगा जाए, यही कारण इसमें भी है। विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध क्यों निकलती है? विद्युत स्फुलिंग में कुछ पराबैंगनी तरंगें निकलती है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कुछ भाग को ओजोन में परिवर्तित कर देती है, यानी ओजोन में बदलता है। विद्युत स्फुलिंग में किन प्रकार की तरंग उत्सर्जित होते निकलती है? यदि ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन बन जाए विद्युत स्फुलिंग में किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे पराबैंगनी तरंग। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनते हैं, कहीं और सी जगह से नहीं आते कि अन्यत्र जगह से आ जाए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन से बनते हैं। विद्युत स्फुलिंग के निकट किस प्रकार की गंध आती है? तो भाई साहब ओजोन की गंध आती है। दूसरा, विद्युत स्फुलिंग में किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो पराबैंगनी तरंगें निकलती हैं। 2 ऑब्जेक्टिव बन गया ना। अब ये जो पराबैंगनी तरंग है ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो इसका पृष्ठीय ताप उतना ही रहता जितना कि अभी है? नहीं, डिफरेंस हो जाता। देखो मैंने आपको ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत बारीकी से समझाया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करता है, इसका काम ये है कि पृथ्वी के सतह पर तापमान को मेंटेन करके रखना, तापमान को बढ़ाकर रखना। जैसे कुछ ग्रह दिन के समय में इतना तेज मतलब वहां पर तापमान होती है कि आप झुलस जाओगे, और रात के समय में इतना ठंडा कि वहां पर बर्फ जम जाता है। इसका कारण है जब दिन होता है तो प्रकाश किरण तीव्रता से आती है, वहां पर ज्यादा प्रकाश किरणें होती है क्योंकि वायुमंडल नहीं है। अब जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पहले ही वो नहीं आने देता है, कुछ प्रकाश किरणों को पहले ही वो रोक देता है, पहले ही रोक देता है। हानिकारक पराबैंगनी किरण, ओजोन का इतना मोटा लेयर है कि पराबैंगनी किरणें ओजोन ही पूरा अवशोषित कर लेता है, समझ रहे हो ना। तो जो हमारा वायुमंडल है ये बहुत कुछ रक्षा करता है, लेकिन जिन ग्रहों में वायुमंडल नहीं है, उसके चारों ओर किसी प्रकार का गैस नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, कुछ नहीं करेगा, उस पर सारी प्रकाश किरणें आएंगी, सीधा प्रभावित करेंगी। और रात के समय में कुछ है ही नहीं है, अवशोषित किया वो भी उत्सर्जित हो जाता है। और पृथ्वी में क्या होता है कि रात के समय में जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हैं, यानी पृथ्वी कुछ किरणों को अवशोषित कर लेता है दिन के समय में। सिंपल है, आप घर के दीवार में देख लेना,
घर का दीवार गर्म रहता है, रात में भी कुछ देर तक गर्म रहता है, जहाँ पर धूप पड़ता है, प्रकाश पड़ती है, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही पृथ्वी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर रखा है। अब रात के समय में आए तो उस प्रकाश किरण को जो उस ऊर्जा के रूप में अवशोषित किया था उसको छोड़ता है। आप कहोगे सर हमें तो दिखाई नहीं देता प्रकाश, रात के समय में पृथ्वी कैसे उत्सर्जित करता है? अरे भाई वो एनर्जी के रूप में अवशोषित करता है, ऊर्जा के रूप में, और उसी ऊर्जा को रात को स्थानांतरित करता है। अब जो वो ऊर्जा है वो जाता है वायुमंडल में और वायु की सतह से टकराता है, बादल धूल धुएं कण से टकराता है, पुनः वापस आ जाता है। इससे पृथ्वी की सतह का तापमान मेंटेन रहता है। तो यदि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी में उत्सर्जित दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगों वायुमंडल और बादल पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं, जिससे पृथ्वी का पृष्ठीय ताप बढ़ जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त तरंगें आकाश में विलीन हो जाती, फलस्वरूप उसका पृष्ठीय ताप कम हो जाता। सिंपल में जो अभी रामायण बाँच रहा था ना, वो वही कहानी है, सिंपल है। ठीक है ना, समझ गए कि भाई साहब ये क्या करता है? पृथ्वी जो अवरक्त तरंगों को उत्सर्जित करता है, ये इसको लौटा देता है वायुमंडल। बोला रुक जा भाई, तुम जाओगे नहीं, तुम्हारी सीमा यहीं तक समाप्त हो गई। तो फिर आता है पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करके रखता है, तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल नहीं रहेगा तो तापमान कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश निर्वात में संचारित हो सकता है किंतु ध्वनि में नहीं। क्यों? ध्वनि में नहीं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इन तरंगों में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकती है, जबकि ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग है, नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई साहब जैसे आप लोग देखो, आप लोग प्रैक्टिकली आप लोग देख लेना, यदि किसी बंद गाड़ी से कोई व्यक्ति जा रहा है और अंदर बोल रहा है तो वो ध्वनि बाहर सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो कांच बंद हो गया, तो माध्यम का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। आप प्रैक्टिकली देख लेना, आप एक कमरे से चिल्लाओ, है ना, नीचे वाले कमरे में कोई व्यक्ति, वो सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि माध्यम नहीं मिल रहा उसको। समझ रहे हो ना, बंद हो जाता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं पे यदि कांच के अंदर कोई व्यक्ति है और आप देखो वो बोले और आप सुन पाओ, नहीं सुन पाओगे आप, लेकिन वही प्रकाश किरणें चली जाती हैं, सिंपल है, टकरा करके सीधे अंदर घुस जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। जैसे प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि यहाँ माध्यम होगा तभी मैं जाऊँगा, लेकिन बच्चों जो ध्वनि तरंग है इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के संचरित नहीं होते, सिंपल है, समझ रहे? इसलिए तो कहते हैं कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है। चलिए, पृथ्वी पर ओजोन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? मैंने पहले ही बताया कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो ओजोन पहले ही उसको अवशोषित कर लेता है। इतना रक्षक है हमारे लिए कि ये जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है। नहीं तो डायरेक्ट पराबैंगनी तरंगे हमारे शरीर पे है तो कैंसर जैसे भयानक बीमारी उत्पन्न हो जाए। समझ रहे हैं? तो ओजोन परत वायुमंडल की समतापमंडल में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच स्थित है। 40 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तरंगें मनुष्य, जीव जंतु एवं पौधों के लिए अत्यंत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हमें हानि पहुंचाते हैं बच्चों। ठीक है, ओजोन परत इनके अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक आने से रोक देता है, मतलब पृथ्वी तक आने नहीं देता, जिससे मनुष्य, जीव जंतु और पौधे सुरक्षित रहते हैं। चीज़ें समझ में आ गई? कुछ चीज़ें आप समझ गए कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है बच्चों? क्यों? क्योंकि ओजोन परत आने वाली हानिकारक पराबैंगनी तरंगों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी तल तक उतनी मात्रा में पराबैंगनी तरंगें नहीं आ पाती जो कि हानिकारक हो, जिससे हमारे शरीर में नुकसान हो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए रॉक साल्ट के प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है, कांच के प्रिज्मों का उपयोग नहीं। पहले भी बता दिया गया कि भाई साहब कांच क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, सिंपल है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को तैयार कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।